इसलिए ये बाह्य चिकित्सा ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसका अलग ही लेक्चर हम लेंगे। प्री मेनोपॉज फेज मध्ये हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग असताना काय विचार करा, वो मैंने बता दिया आपको। ये वात के हिसाब से उसको देखना चाहिए। बहुत बार ऐसा है कि हेवी ब्लीडिंग है तो हमको शतावरी, अश्वगंधा, बला यही दिमाग में आ जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको वातवादी के नजरिए से देखना चाहिए। अगर वातवादी करके उसको देखेंगे ना तो ये मेनोपॉज जो है वो आफ्टर एज ऑफ 40 है, तो उसमें वात का प्रवृत्ति जरूर दिखता है। और इसी के कारण अगर वातवादी कंसिडर करके हम उधर मेडिसिन देते हैं पेरीमेनोपॉजल एज में, तो बहुत अच्छा उसमें परिणाम हम देख सकते हैं। दुर्वासोरस नस्य के बारे में बताइए। और ओरली भी यूज कर सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं। दुर्वा अगर सोरस निकालेंगे ना तो 2 चम्मच मॉर्निंग में एवरीडे इन मेंसेस लेते हैं, तो मेंसेस में जो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है वो कम आने की शक्यता बहुत ज्यादा रहती है। और अगर नस्य करना है तो 6 to 8 ड्रॉप जो है वो राइट नॉस्ट्रिल में डालना है, क्योंकि राइट नॉस्ट्रिल इज पिंगला नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी, और उसको अगर हम बंद कर देते हैं और लेफ्ट नाड़ी से अगर श्वास चालू कर देते हैं तो नस्य करने के कारण लेफ्ट का जो है वो चंद्र नाड़ी है, शरीर में शैत्य बना हुआ रहता है। और शरीर में जब भी शैत्य बनता है तभी ये ब्लीडिंग की जो चांसेस है वो कम आ जाती है। ओसीपीएस घेतल्यावर सडन हेवी ब्लीडिंग होतं तर काय करावं? नॉर्मली कसं आहे ना की कुठलंही हार्मोन जे आहे ते दुधारी शस्त्र आहे असं म्हटलं जातं, सो त्याच्या गणितानुसारच ते घ्यायला हवं. और अदरवाईज मध्येच एखाद दिवशी बंद करणारे सोडणारे असं जर करणार असेल ना तर त्याला हात न लावलेलं जास्ती बरं. जर घ्यायचं झालं तर त्या रिदम मध्येच घ्यावं. अचानक कमी जास्त केलं तर त्याचे परिणाम होणारच आणि ते भोगावेच लागणार, त्याला काही ऑप्शन नाही. कमल का किस तरह से यूज कर सकते हैं? कमल की जो पंखड़ियां होती है ना उसका घी बना के रख सकते हैं। कमल जो है उसका फांट या फिर हीमो बना के ले सकते हैं। और कमल जो है वो दादर के मार्केट में अच्छे से मिलता है। वाटर लिली एक अलग है और कमल एक अलग है। वाटर लिली जो है ना उसके पत्ते यानी लीफ जो रहते हैं ना वो लेवल ऑफ द वाटर पे रहते हैं। और ये जो कमल रहता है उसके जो पत्ते लीफ जो रहता है दोज आर एट द अपर लेवल ऑफ द वाटर, वो वाटर के ऊपर रहते हैं। तो इसमें दोनों में हमेशा हमको देखना है कि वाटर लिली है वो नहीं यूज करना है, उसका उतना परिणाम नहीं आता है जितना कमल का आता है। कमल का फूल जो है ना जो बाजार में मार्केट में मिलता है वो हमेशा मीठा हुआ रहता है, और जो ऐसा उभरा हुआ फूल रहता है ना वो हमेशा वाटर लिली का रहता है। वॉटर लिली का कलर भी अलग रहता है। विलायती गुलाब जसा असतो तसा वॉटर लिलीचा कलर असतो, आणि जो गावठी गुलाब असतो जिसको स्मेल आता है ना ये गुलकंद बनाते हैं, तो ऐसा कलर जो है वो इसका कमल का रहता है। इसी के लिए लेते टाइम भी देख के लेना चाहिए। गणपति के टाइम जो जो भी कुछ भी कमल करके मिलते हैं वो सब वॉटर लिली रहते हैं। रक्तप्रदर आणि ग्रहणी, ओके, त्याच्यामध्ये ग्रहणी जी आहे त्याच्यामध्ये शोष्यमान वन्नी असतो, आणि शोष्यमान वन्नी विकृत झालेल्यामुळे ग्रहणी घडते, आणि तोच जो आहे तो रजाचं पाचन करतो. आणि रजाचं पाचन प्राकृत पद्धतीनं नाही झालं की रक्तप्रदरासारखी परिस्थिती उद्भवते, किंवा त्याच्यामध्ये हेवी किंवा थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम ह्या गोष्टी यायला लागतात. आणि म्हणूनच ग्रहणीचा आणि रक्तप्रदराचा खूप मोठा संबंध आहे. हा, कामदुधा अशोकारिष्ट पुष्यानुक चूर्ण, इफ येस प्लीज एक्सप्लेन हाऊ. ते तर ग्रंथांमध्ये किंवा कुठल्याही पुस्तकांमध्ये दिलेलंच आहे की ह्या गोष्टी वापराव्यात. कसं असतं ना की बऱ्याच वेळेला आपण एखादी मैम प्लीज हिंदी में बोलिए मैम, प्लीज हिंदी। हाँ, अशोकारिष्ट ये अच्छे है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी हम पुष्यानुक और ये अशोकारिष्ट यूज करते हैं तो दूसरी कुछ दवा आयुर्वेद में स्त्री रोग के लिए बताई है ये भूल जाते हैं। और इसी के कारण ऐसे कुछ जो दवाइयाँ रहती है ना, कभी हमको खुद को तय करना है कि ये मैं नहीं यूज करूंगी तो अलग अलग बहुत सारे जो दवाइयाँ है वो हमको मिल जाती है। इसी के कारण मैं खुद जो हूँ ना, मैं जब भी पढ़ रही थी 3rd ईयर में जो गायनिक सब्जेक्ट था तभी मैंने ठान लिया था कि मैं पुष्यानुक चूर्ण नहीं यूज करूंगी। पुष्यानुक अच्छा है, उसमें कुछ बुरा ही नहीं है,
लेकिन उसी में हम लटक जाते हैं, दूसरा कुछ सोच नहीं सकते हैं कभी कभार। इसी के लिए जो दवा बहुत ही छोड़ के दूसरा कुछ सोचते ही ना है, वैसे ही दवा लेने से बेटर है कि अलग अलग हमको यूज करना चाहिए। हमारा निदान बहुत अच्छा कर लेना चाहिए। निदान अगर अच्छा करते हैं ना तो बहुत अच्छी अच्छी दवाई हमको बहुत ग्रंथ में मिल जाती है। अदरवाइज बहुत कम है स्त्री रोग, ऐसा लगता है पूरे ग्रंथ में। अगर रक्त प्रदर खाली ग्रंथ से लेकर अगर सोचना है, रक्त प्रदर के चैप्टर से ही ऐसा अगर सोचेंगे ना तो मैक्सिमम 10-15 श्लोक में पूरा हो जाता है। लेकिन अगर पूरा ग्रंथ से आप अगर रक्त पित्त पढ़ेंगे तो आपको अभी दिखा रहेगा कि बहुत सारे स्लाइड्स हम यूज कर चुके हैं अदर देन रक्त पित्त श्लोकास, राइट। अगर ऐसा कर सकते हैं तो निदान इस तरह से करेंगे ना तो उसका परिणाम रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे दिखते हैं। और इसी के कारण है कि स्त्री रोग अगर देखना है तो स्त्री रोग का जो अध्याय है उसको छोड़कर भी अलग अलग स्थान में ये स्त्री रोग देखना चाहिए। ऐसे अगर करेंगे ना तो हमारा निदान और हमारी चिकित्सा टू द पॉइंट हो जाती है। फाइब्रॉइड का मैंने बता दिया, पीसीओएस में मेंसेस डिले वो भी बता दिया ना। यंग गर्ल्स मध्ये पिरियड्स झाल्यावर सुद्धा काही वेळा स्पॉटिंग बघायला मिळतं, त्याचे कारण काय? ओके, यंग गर्ल्स में ही ऐसा नहीं, बहुत पेशेंट्स को ऐसा ब्रेक थ्रू या फिर बीच बीच में ब्लीडिंग रहता है। उसका प्रमुख कारण जो है वो दिनचर्या, ऋतुचर्या और रजस्वला परिचर्या नहीं करना, नहीं फॉलो करना। तो ये अगर करते हैं तो उसका परिणाम दिखेगा ही। अगर हम ये देखते हैं कि अन्न लेने की जो है वो भी एक परिचर्या बताई है, ऐसी है कि उष्णम स्निग्धम मात्रावज्जीर्णे वीर्याविरुद्धम ईष्टे देशे ईष्ट सर्वोपकरणम नातिद्रुतम नाति विलंबितम अजल्पन्न हसन तन्न नाम कुंजित आत्मान अमी समीक्ष सम्य। ये सब बोला है कि अन्न लेने के समय क्या क्या करना चाहिए। अगर ये हम फॉलो नहीं करते हैं, हम उठते बैठ के जाके खाना लेके आते हैं, हाथ में डिश रहते हैं, सामने टीवी चालू रहता है, वो टीवी पे कोई तो एकदम हॉरर फिल्म चालू रहती है। तो हमारे जब खाना हम लेते हैं तो वो खाना जो है वो निरिंद्रियत्व पा लेता है, वो खाना जो है वो सजीव नहीं रहता है। और उसी के कारण वो खाना हम हमारा पेट भरता है लेकिन हमारे रसादी धातु पुष्ट नहीं कर सकता है और अजीर्ण जैसी संप्राप्ति बन जाती है। ये होने ही वाला है अगर आप अन्न काल परिचर्या नहीं कर रहे हैं तो। वैसे ही अगर आप दिनचर्या, ऋतुचर्या और रजस्वला परिचर्या नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ये बीच बीच में स्पॉटिंग होना या फिर उसमें पीरियड नहीं आना, डिले होना, ये बातें होने ही वाली है। और इसी के कारण हर एक पेशेंट को हमको ये समझाना है कि रजस्वला परिचर्या कैसी फॉलो करनी चाहिए, उसको उसका रीजनिंग भी बताना है। अगर वैसे करते हैं तो लोग फॉलो अच्छे से करते हैं। मेरे जो पेशेंट्स रहते हैं उनको हर एक पेशेंट जो जो कुछ भी ऐसे कंप्लेंट्स लेके आता है उनको मैं परिचर्या का पालन करने के लिए बोलती हूँ। तो वैसा अगर पालन करने के लिए बोल देंगे ना तो पेशेंट्स अच्छे से पालन करते हैं अगर उसको रीजनिंग बता दिया तो। ओके, गुल्मकालानल रेफरेंस भविष्याच्या रत्नावली। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम अतसीपनाह रहेगा ना, ऐसा नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली जो अंदर का एंडोमेट्रियल लेयर है उसका पाचन करने के लिए और जो अलग अलग पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीजेस रहती है वो कम करने के लिए अतसी उपनाह का परिणाम ज्यादा अच्छा दिखता है। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का कारण अगर एंडोमेट्रियोसिस वगैरह है जिसमें एंडोमेट्रियल बिट्स है इंट्रा एब्डोमिनली तो उसमें ये अतसी उपनाह का परिणाम अच्छा दिखेगा। कार्पास मुलासव आणि देवदार वरिष्ठ कौन से कंडीशन में देनी चाहिए? अगर पीरियड्स डिले हो रहे हैं ना तो कार्पास मुलासव देना चाहिए। कार्पास ये वना कार्पास रहता है उसका मूल यूज किया जाता है और कार्पास मुलासव तीक्ष्ण है अगर देखा जाए तो, और उसी के कारण
पीरियड्स अगर डिले हो रहा है तो वो पाचन होके पीरियड्स अच्छे आने में मदद करता है। और देवदार वरिष्ठ जो है उसका एक अच्छा परिणाम यह है कि वो सुगंधित द्रव्य है, वो पृथ्वी महाभूत वाला द्रव्य है। तो उसी के कारण ये पृथ्वी महाभूत के जगह गामित्व रहने के कारण अलग अलग कारण से, जिसमें पूतित्व है या फिर पित्त से विसर्गंधत्व है रजको, अगर ऐसा है तो तार्गादिरिष्ट खूब ज्यादा काम करता है। 14 इयर्स गर्ल है, उसको व्हाइट डिस्चार्ज है, मेडिसिन क्या देना है? अगर ट्रांसपेरेंट व्हाइट डिस्चार्ज है, उसको तकलीफ नहीं है तो नहीं दिया तो भी चलेगा। कभी कभार आफ्टर ज्वर के बाद में भी ऐसे डिस्चार्ज दिखते हैं, तो लघु मालिनी वसंत यूज करके देख लीजिए, बहुत अच्छा परिणाम उसका दिखेगा। कोलेलिथियोसिस है, उसको एक्सीडेंटल फाइंडिंग है कि थिकन एंडोमेट्रियम है, पर हेवी ब्लीडिंग उसको नहीं है, तो क्या करेंगे? अभी हेवी ब्लीडिंग नहीं है ना, तो भी आगे भविष्य में उसको हो सकता है, और इसी के कारण वो अतसीपना जो बोला वो करना चाहिए। कोलेलिथियोसिस है, इसका मतलब है शरीर में जो अग्नि है उसका तीक्ष्णत्व बढ़ गया है, और उसी के कारण वो हो रहा है। तो उसमें शतावरी, उशीर और हजरल यहूदी ये अगर यूज करते हैं तो कोलेलिथियोसिस भी कम आ जाएगा, और ये थिकन एंडोमेट्रियम वो भी कम आ जाएगा। कोलेलिथियोसिस जो है ना वो लेयर के ऊपर लेयर चढ़ के हो जाता है, वैसे ही ये गर्भाशय में भी यूट्रस का भी लेयर के ऊपर लेयर आ रहा है। अभी उसको तकलीफ नहीं है, लेकिन भविष्य में जरूर होने के चांसेस है, और इसी के कारण दवा ऐसी आप अभी जो बताए वो दे सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं, कमल कंद बना सकते हैं, क्या गुलकंद जैसा जरूर बना सकते हैं। बल्कि यूट्रस क्यूरेबल है क्या? हाँ है, इसी के लिए तो इतना बड़ा लेक्चर अभी दिया। और मेडिसिन के बाद भी ये ठीक नहीं होता पेशेंट में। हाँ, हिस्टेक्टोमी का जरूरत बल्कि यूट्रस के लिए आज तक मुझे तो नहीं जरूरी लगा है कभी। एक जो बात मैंने बताई वो परिचर्या जरूर फॉलो करनी चाहिए। ड्यूरिंग मेंसेस हेवी खाना नहीं लेना चाहिए, स्पेसिफिकली ये पनीर, चीज और विदा ही खाना। अतसीपनाह लगाना चाहिए, दशमूलारिष्ट देना चाहिए, लेखनीय गंड पेट में देना चाहिए, सहस्रोक्ति अभ्रक मांसपाचक ये पेट में देना चाहिए। इतना करते तो बल्कि यूट्रस का रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आता है। रिलेशनशिप रक्त अतिसारण, रक्त प्रदर, हाँ, रक्त अतिसार के जैसा रक्त प्रदर की चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा चरक का सूत्र ही है। इसके लिए रक्त अतिसार, रक्त प्रदर, रक्त जो अर्श किसे और रक्त पित्त, ये चार जो है उसका चिकित्सा सूत्र जो है वो सेम ही रहता है, ऐसा चरकाचार्य ने बोला है। ओके, सो आई थिंक क्वेश्चन झाले सर? Yes, sir. Yes, madam. Yes, we have covered almost all questions. So thank you very much for this session, madam. Hello. Hello. हाँ. Yes, madam. Thank you very much for this session. We will end this session now. Always welcome. Yeah, always welcome. Okay. Thank you.